नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए इसमें हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 लघुत्तरीय प्रश्न और 3 विस्तृत प्रश्न रखे हैं। आपके जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपको OMR में भरने पड़ते हैं, और 8 लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 32 नंबर के होते हैं, और 3 विस्तृत प्रश्न जो कि आपके 18 नंबर के होते हैं। और इन सारे नंबर्स को मिला के ये जो है आपका 70 नंबर का पूर्णांक बनता है, जो कि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार पूछा जाता है। और हम जो है आपको उसी प्रकार सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी आई माइनस आर पर, या आई प्लस आर पर, या आई इंटू आर पर, या साइन आई भाग साइन आर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई माइनस आर पर जो है अपवर्तित किरण जो है विचलित होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान पूछी जाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। आप 12th में आएंगे, 11th में आएंगे, तब जो है आपको ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 10th क्लास में जो है ये आपको धीरे धीरे यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो भौतिक विज्ञान के जो है आपको 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपसे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के जो है 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आपसे 7 प्रश्न पूछे जाते हैं बायो के, यानी कि बायोलॉजी के, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है। यानी कि जब भी जो है किसी वस्तु का जो है, यानी कि तापमान जो बढ़ता है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर किसी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध है वो कैसा रहता है? अपवर्तित रहता है, या फिर बढ़ता है, घटता है, या कभी बढ़ता है या कभी घटता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। यानी कि तापमान बढ़ाने पर किसी भी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध है वो बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, हरे रंग में, या फिर पीले रंग का, या लाल रंग का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंगनी रंग में जो है प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसको जो है हमें आपको बता दूं कि इसको निकालने के लिए हमें जो है एक सूत्र दिया होता है, बल्कि आपका होता है R बराबर 2F। यानी कि R जो है होती है वक्रता त्रिज्या, और F होती है आपकी फोकस दूरी। और मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमें इसकी निकालनी है फोकस दूरी। तो और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अगर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये हुआ भाग में, यानी 2 से काटते हैं तो 10 बार, यानी कि 10 माइनस, यानी कि -10 फोकस दूरी आई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी कितनी हुई? -10 सेंटीमीटर हुई। और अगर आपसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जाए तो वो हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या फिर 6.25 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या फिर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये हमारा राइट आंसर है, जो कि एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या 1/9 गुना हो जाएगा, या 1/3 गुना हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 गुना हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है, यानी कि जो दूरस्थ बिंदु कौन सा होता है स्वस्थ आंख के लिए? 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, या 100 सेंटीमीटर पर होता है, या अनंत पर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत पर होता है। यानी कि स्वस्थ आंख के लिए जो दूरस्थ बिंदु है वो है अनंत। अब आती है हमारा खंड खा, जिसमें पूछे जाते हैं
रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो है आपको अभिक्रियाएँ दी हुई होती हैं, कुछ रसायन दिए होते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें विस्थापित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि उसका पीएच मान जो है 10 होगा। यानी कि जब भी कोई लाल लिटमस जो है किसी को नीला कर देता है, किसी विलयन को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान जो है 10 होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में प्रबल क्षार है, CaOH2 है या KOH है या फिर MgOH2 है या Na4OH है, यानी कि तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, KOH जो है एक प्रबल क्षार है। लेकिन अगर KOH ना दिया हुआ हो तो आप जो है इस पर राइट टिक लगा सकते हैं ए वाले पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है अम्लीय हाइड्रोजनों जो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Mg यानी कि मैग्नीशियम, Pt यानी कि प्लेटिनम, Cu यानी कि कॉपर और Hg यानी कि पारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम जो है इसमें अम्ल में जो है हाइड्रोजन विस्थापित करती है। और एक धातु और है जिसका नाम है जिंक, तो ये भी जो है अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम ना दिया हुआ हो तो आपको जिंक जरूर दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4 है या Na2SO4 है या NCN है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, NaHSO4। तो और इसमें जो एक और होता है, जो होता है कि NaHCO3, तो ये भी जो है अम्लीय लवण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ये ना दिया हुआ हो तो ये दिया हुआ होगा। अब आता है हमारा खंड ग, जिसमें आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान जो कि शरीर से संबंधित होती है और जीवों के बारे में होती है। जैसे कि यकृत स्त्रावित करता है, यकृत क्या स्त्रावित करता है? लार करता है, जठर करता है, पित्तरस करता है या अग्नाशय का रस करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पित्तरस को जो है ये स्त्रावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन या जल का संवहन, भोजन का संवहन या अमीनो अम्ल का संवहन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो ये जो है ए नहीं बल्कि बी है, ऑप्शन बी, जल संवहन का जो है जाइलम कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 8 होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 होती है। तो यानी कि पराग नली में जो है नर युग्मक की संख्या जो है 2 होती है। अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों का यानी कि दांतों की संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, 15 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है, 21 जोड़ी होती है या निश्चित होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 जोड़ी होती है। यानी कि मेरु रज्जु से निकलने वाली जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्याओं की जो जोड़ी है वो 31 होती है, जो कि होती हैं 62 यानी कि 62।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परागकोश में होते हैं ब्राह्यदल, परागकण, अंडाशय, अंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, परागकण। अगर आपको उसमें परागकण ना दिया हुआ हो तो उसमें दिया होगा आपको वर्तिका। तो ये भी आपको याद रखना है, परागकण या वर्तिका इन दोनों में से एक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए तथा बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक संकर क्रॉस में। यानी कि F2 पीढ़ी में जो 3:1 होता है, उसका अनुपात जो प्राप्त होता है वो होता है एक संकर क्रॉस में। तो अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अब इसमें आपको दूसरा एक खंड का दिया होता है पेपर में भी, जिसको भौतिक विज्ञान के आते हैं इसमें क्वेश्चन, जिसमें या जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण जो है कोई बिंब यानी कि वस्तु रखी है, जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो अब जो है हमें उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो है स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो अब जो है हम इसको समझते हैं कि ये जो है कैसे निकाला जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होगा। तो अब हम जो है इसको सॉल्यूशन की सहायता से समझते हैं। तो हमें जो है उसमें दी हुई थी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो ये जो है हमारी फोकस दूरी हो गई, और हमको u यानी कि 10 - 10 सेंटीमीटर, u जिसे हम बोलते हैं बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, और b हमें निकालनी थी कि b कितनी है, और प्रकृति भी हमें निकालनी है। b को बोलते हैं प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो हमारा जो इसका सूत्र होता है इसको निकालने का, वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ये जो है इसका सूत्र होता है, जिसमें f होती है फोकस दूरी, v होती है इसमें प्रतिबिंब की दूरी, और u होती है इसमें वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। तो अब जो है हम इसको हल करते हैं। तो अगर आप हमें जो है सबसे पहले लगानी है b, तो b जो है हम इसको इधर ले आएंगे, यानी कि b को अगर हमें इधर ले आते हैं तो अब जो है हमारी f इधर आ जाएगी और u इधर आ जाएगी। तो F1/-1/u, यानी कि ये जो है प्लस का है तो इधर आने पर जो है किसमें इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है अगर ये माइनस में आता है। और एक बात और याद आपको रखनी है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और उत्तल पर दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो अब जो है हम इस सूत्र में रखते हैं, तो 1/v बराबर होता है 1/15, यानी कि एफ की जो है दूरी हमने जो है यहाँ पर रखा है, इसका संकेत तो कितना है 15, और माइनस का माइनस, और 1/-10। तो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमेशा उत्तल दर्पण में जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए जो ऋणात्मक है। अब हम जो है इसका एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम आया निकल कर 30, और 30 से अगर हम 15 से जो 30 में भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, और 2 का जो हम गुणा 1 में करते हैं तो 2 आता है, और फिर जो है -10 का 30 में देते हैं तो -3 आएगा, और जो है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, इसलिए 3 आया। तो हमारा आता है 1/b बराबर आता है 5/30, और इसको जो हम काटते हैं तो ये आता है 6। यानी कि अब जो है इसमें हमारा क्या हुआ, ये उधर आ गया और ये इधर आ गया, तो कितना हुआ हमारा, हुआ ये 6 सेंटीमीटर। तो इसी से जो है हमारा दर्पण जो है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर, और प्रकृति इसकी होगी आभासी और छोटा और सीधा होगा। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बायोसेवर्ट नियम क्या है?
तो बायो सेवर्ट नियम क्या है? तो बायो सेवर्ट का नियम विद्युत चुंबकत्व का एक नियम है। यह नियम बताता है कि किसी विद्युत धारा से किसी बिंदु पर बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा का निर्धारण कैसे होता है। तो बायो सेवर्ट नियम जो है यह बताता है कि किसी विद्युत धारा से किसी बिंदु पर बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा का निर्धारण कैसे होता है। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक घंटे में 50 वोल्टेज यानी कि विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलित कीजिए। यानी कि हमें जो है उसमें ऊष्मा को बताना है कि कितना ऊष्मा होती है। तो इसमें हमारा है ये है सॉल्यूशन। विभवांतर को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को क्यू से करते हैं, समय को टी से करते हैं। और विभवांतर जो है हमें वोल्टेज में दिया हुआ होता है, और उसमें हमें विभवांतर दिया हुआ था 50 वोल्टेज, और कूलाम दिया हुआ था 96,000 कूलाम, और समय दिया हुआ था 1 घंटा। और 1 घंटे को यदि अगर हम जो है सेकंड में निकालते हैं तो वो होता है 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकंड। और हमें जो है इसमें निकालनी है ऊष्मा, ऊष्मा निकालनी है। तो ऊष्मा निकालने का सूत्र होता है बी आई इंटू टी, जो कि जूल में निकलता है। यानी कि बी बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर यानी कि जो कि वोल्टेज में दिया होता है, आई बराबर होता है आवेश, और आवेश और टी बराबर होता है समय। आवेश निकालने का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बट्टे टी, यानी कि कूलाम बट्टे समय। तो कूलाम कितना हुआ था हमारे पास 96,000, और समय कितना था 3600 सेकंड। तो 96,000 में यदि अगर हम 3600 से भाग देते हैं तो ये आता है, अगर इसको काटते हैं तो आता है 80/3। 80/3 ये आ गया हमारा। अब जो है हम इसको जो है 80/3, और इसको जो है सारी इन सभी डिजिट को जो है हम रखेंगे उसमें ऊष्मा सूत्र के जो है रखने पर। तो बी आई इंटू जू या टी बराबर कितना होता है? तो 5 इंटू यानी कि 50 इंटू 80/3 बराबर 3600, यानी कि 50 इंटू 80/3 इंटू 3600। और यदि अगर 3 से 3600 को काटते हैं तो 1200 बार कटता है, और 80 का गुणा 50 में करते हैं तो आता है 4000। तो 4000 गुणा 1200, अब 1200 का और 4000 का गुणा करते हैं तो आता है आपका, अब आता है आपका यानी कि 48 लाख। यानी कि अब ये जो इसको जो है अगर हम पॉइंट में यानी कि जूल में निकालते हैं तो ये आता है 4.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो ये जो है ऊष्मा इसमें इतनी निकलेगी। तो अब जो ये हमारा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये सॉल्व हो चुका है। और जो है हम आगे आपको जो है आगे और वीडियो में एक में जो है हम आपको इसमें जो है कॉपी की सहायता से इसको अच्छे से समझा देंगे। अब आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको एक प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर में। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित धारावाही चालक में जो लगने वाला सूत्र होता है उसको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है F बराबर LIV साइन थीटा। यहाँ पर जो मतलब होता है यानी कि F का मतलब होता है बल, और आई का बराबर मतलब होता है धारा की प्रबलता और एम्पियर में, और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एफ का मतलब होता है बल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और इसमें आई का मतलब होता है धारा की प्रबलता एम्पियर में, और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और अब आता है इसमें एल, और एल का मतलब होता है चालक की लंबाई, और थीटा का मतलब होता है चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो थीटा का जो मतलब होता है उसमें वो होता है कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, और एल का मतलब होता है चालक की लंबाई। तो जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाला बल सबसे ज्यादा होता है। वहीं जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो उस पर लगने वाला बल सबसे कम यानी कि शून्य होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। क्या होता है जब इस को जो है हवा में खुला छोड़ा जाता है? और ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग भी लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम CaOCl2 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे चूने
का क्लोराइड भी कहा जाता है। जब रंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ा जाता है तो ये घटनाएं घटित होती हैं, जो कि सबसे पहली है कि ब्रंजक चूर्ण में क्लोरीन की गंध आती है अगर उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए, और ब्रंजक चूर्ण अपने गुणों में विकृत पाता है और ब्रंजक चूर्ण अपना ब्रंजक गुण खो देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रंजक चूर्ण हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आते हैं विस्तृत प्रश्न, जो कि आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए, तो नहीं नहीं बल्कि नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में मिलके जो अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें है, आज पहली आती है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में होगा, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, वो अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों तथा अथवा छोटे छोटे सरल यौगिक में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा अथवा विद्युत धारा उत्संपन्न करती है। अब नेक्स्ट आता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। तो ये जो है क्या होती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब आते हैं हमारे खंड का जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी के कुछ प्रश्न। तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो आमाशय आहार नाल का एक भाग है जिसे पेट भी कहते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह चपटा और यू आकार का होता है। आमाशय की भित्तियां मोटी और लोचदार होती हैं। तो आमाशय किसे कहते हैं कि आमाशय जो है आहार नली का एक भाग होता है जिसे पेट भी कहा जाता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। और आमाशय में जो है आहार आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह चपटा और यू आकार का होता है, और आमाशय की भित्तियां और जो है मोटी और लोचदार होती हैं। और अब आते हैं आमाशय की कुछ प्रमुख निम्नलिखित कार्य। तो क्या है आमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें आमाशय में पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। आमाशय में भोजन को पचाने के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्ल स्रावित होते हैं। आमाशय में भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का सफाया होता है। और आमाशय में भोजन के पाचन के बाद छोटे छोटे हिस्से में छोटी आंत में भेजा जाता है। यानी कि आमाशय में कार्य क्या क्या होता है कि इसमें जो है पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और भोजन को पचाने के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्ल स्रावित होते हैं, और भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का सफाया भी होता है, और भोजन के पचने के बाद यानी पाचन के बाद जो है छोटे छोटे हिस्से में छोटी आंत में भेजा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है गर्भ निरोधन की निम्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की निम्न विधियां हैं जिसमें गर्भ अवस्था को रोकने के लिए कई तरह की विधियां अपनाई जाती हैं जिन्हें गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। तो जिसमें पहली है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि गोलियां खाकर जो है गर्भावस्था को रोका जा सकता है। दूसरा आता है इंजेक्शन, इंजेक्शनों के द्वारा भी गर्भावस्था को रोका रोका जा सकता है। पेच के द्वारा, यौन रिंग के द्वारा, गर्भाशय के अंदर उपकरण के द्वारा, और पुरुष और महिला नसबंदी के द्वारा भी जो है गर्भ निरोधन को रोका जा सकता है।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा उनके लाभ एवं हानियां लिखिए। तो स्वपरागण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, स्वपरागण के लिए परागकोश और वर्तिका एक ही फूल में होने चाहिए। उभयलिंगी पौधे में स्वपरागण होता है। इनमें एक ही फूल पर नर और मादा दोनों यौन अंग होते हैं। यानी स्वपरागण की अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं कि स्वपरागण के लिए जो है परागकोश और वर्तिका एक ही फूल में होने चाहिए, और उभयलिंगी पौधों में स्वपरागण होता है और इनमें एक ही फूल पर नर और मादा दोनों यौन अंग होते हैं। अब आता है स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं कि स्वपरागण में ज्यादा परागकणों की जरूरत नहीं होती। स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है। स्वपरागण से पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ली के होते हैं और स्वपरागण में जीन में कोई विविधता नहीं होती और इसीलिए प्रजाति की शुद्धता बनी रहती है। तो ये जो है स्वपरागण के लाभ हैं। अब आता है स्वपरागण की हानियां। तो स्वपरागण से हानियां क्या होती हैं? तो स्वपरागण से पैदा होने वाली बीजों में संकर ओज कम होता है और स्वपरागित जो फूलों से पैदा होने वाले बीज कम संख्या में हल्के और छोटे होते हैं और इस परागण में पैदा होने वाले पौधे कमजोर और अस्वस्थ होते हैं और पौधे के विकास की संभावना कम होती है। तो ये जो है स्वपरागण की हानियां हैं। अब आता है हमारा एक विस्तृत प्रश्न जो कि है कि यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो यकृत रक्त को फिल्टर करता है, यानी कि साफ करता है, और उसमें से विषातक पदार्थों और अपशिष्ट को निकालता है। ये पदार्थ मूत्र और मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यकृत पाचन के लिए जरूरी एंजाइम और घोल बनाता है। इसमें पित्त को उत्पादन भी शामिल है। पित्त वसा को टूटने से मदद करता है। तो यकृत जो है, ये जो है हमारे रक्त को फिल्टर करता है और उसमें जो है कीटाणु आते हैं और पदार्थों और अवशिष्ट को जो है इसमें निकाल देता है, और ये पदार्थ जो है मल मूत्र के जरिए जो है निकल जाते हैं। और यकृत में जो है पाचन के लिए जरूरी एंजाइम और घोल बनता है और इसमें जो है पित्त का उत्पादन भी शामिल होता है। और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में शर्करा का भंडार होता है। जब शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो वह इस संग्रहित ग्लाइकोज का इस्तेमाल करता है। यकृत में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों का निर्माण होता है। यकृत में हेपेरिन नामक प्रोटीन बनता है जो रक्त को जमने से रोकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हेपेरिन जो है नामक प्रोटीन कहाँ बनता है, तो वो यकृत में बनता है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। और यकृत में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं और यकृत में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यकृत में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है और यकृत में हार्मोन का उत्पादन भी होता है। तो ये जो है यकृत के कार्य हैं। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।